सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे दो रियासती कोशिशों से डर गया नेतन्याहू, पहली बार कर दिया ऐलान, कहा कभी नहीं बनेगा फ़लस्तीनी मुल्क। जर्मनी ने इसराइल से किया किनारा, सऊदी अरब और फ्रांस के प्लान को करेगा सपोर्ट। यूएनएससी में इसराइल को लगा झटका, कतर पर हमले को लेकर हुई मीटिंग में अमेरिका ने भी छोड़ा साथ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसराइल को दी धमकी, कहा किसी भी अरब मुल्क पर हमला जॉइंट सिक्योरिटी सिस्टम पर हमला माना जाएगा। हमास का आया बयान, कहा दोहा में हुआ हमला हमें कमजोर नहीं कर सकता, आज भी अपनी शर्तों पर कायम। हुथीस के सुप्रीम लीडर का बयान, कहा यमन पर इसराइली हमला नाकामी की अलामत। और ईरान की अदालत ने 4 लोगों को सुनाई फांसी की सजा, मोसाद के लिए जासूसी करते हुए चौंकाने वाले जुर्म दिए अंजाम। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। बेंजामिन नेतन्याहू धमकी देते हुए पहली बार एक बड़ा ऐलान कर बैठा है। उसने कहा है कि फ़लस्तीनी मुल्क कभी नहीं बनेगा। दोस्तों, ये कोई मामूली ऐलान नहीं है, कोई इसे हल्के में ले ले, मगर ये एक प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है। अभी तक तो बस चंगू मंगू इसराइल के झुंझुने मिनिस्टर्स ही ऐसी बातें करते थे, मगर ज़ायनी हुकूमत के सरबराह ने अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने पहली बार जाहिर कर दिए हैं, वो भी यूएन में आज़ाद फ़लस्तीन के मुद्दे पर होने जा रही एक बड़ी बैठक से पहले। जाहिर है नेतन्याहू डरा हुआ भी है, और कल ही सऊदी अरब ने कहा था कि फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का है। खबर के मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमेरात को साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने वाली, कोई फ़लस्तीन हम बनने नहीं देंगे। वेस्ट बैंक में कब्जे वाले इलाके माले अदुमीम में एक बड़े सेटलमेंट प्रोजेक्ट की साइनिंग सेरेमनी में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि यहाँ फ़लस्तीनी मुल्क नहीं बनेगा, ये ज़मीन हमारी है, हम अपनी विरासत, अपनी सरजमीन और अपनी सिक्योरिटी की हिफाजत करेंगे, हम इस शहर की आबादी दोगुनी करेंगे। इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। दुनिया भर ने इस प्रोग्राम को, इस धमकी को, इस वार्निंग को देख लिया, इस ऐलान को सुन लिया। जिसे अपनी ज़मीन बता रहा है नेतन्याहू, वो फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, आज नहीं हज़ारों हज़ार साल से। खैर, इसराइल लंबे वक्त से E1 नाम के 12 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर बिल्डिंग्स, इमारतें, घर बनाना चाहता है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये प्रोजेक्ट अब तक रुका हुआ था। पिछले महीने इसराइल के फार राइट मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच ने वहाँ 3,400 नए मकान बनाने का प्लान मंजूर किया था। आपको याद होगा, हमने बताया था। इस ऐलान पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि ये सेटलमेंट वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में बांट देगा और फ़लस्तीनी रियासत के लिए ज़िंदगी और मौत का खतरा साबित होगा। याद रहे कि वेस्ट बैंक में इसराइल के तमाम सेटलमेंट्स, चाहे उनके पास इसराइली प्लानिंग की इजाज़त हो या ना हो, इंटरनेशनल कानून के तहत गैर कानूनी यानी कि नाजायज़ माने जाते हैं। मतलब सेटलर्स की आबादी भी नाजायज़ है। लीगल सेटलर्स आकर बस रहे हैं फ़लस्तीनी ज़मीनों पर, नाजायज़ कब्ज़ा, फिर उन पर नाजायज़ सेटलमेंट्स बना लेना। यानी नेतन्याहू ने एक बार फिर सारी दुनिया के सामने ये साफ कर दिया है कि वो फ़लस्तीनी मुल्क का ख्वाब चकनाचूर करना चाहता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? मुझे लगता है कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है। अशरक अल-अफसद ने 11 सितंबर की रात इस खबर को लिखते हुए क्या कहा, वो सुनिए। लगभग चीज़ें सेम होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें एडिशनल हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के माले अदुमीम सेटलमेंट में दौरे के दौरान 2 टूक ऐलान किया, फ़लस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी। नेतन्याहू यहाँ उस प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहा था जिसके तहत सेटलर्स के लिए हज़ारों नए मकान बनाए जाएंगे, यानी वही E1 वाला सेटलमेंट। नेतन्याहू ने इस दौरान कहा कि हम अपनी सरजमीन, अपनी सिक्योरिटी की हिफाजत करेंगे, हम इस शहर की आबादी दोगुनी करेंगे, यानी यहाँ पर लाकर लोग बसाएंगे। और हिफाजत करने का मतलब है किसी से लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। अब दूसरी तरीके से समझ रहे हैं इस खबर को। पिछले महीने ही E1 प्रोजेक्ट को आखिरी मंजूरी मिली थी। ये वही प्रोजेक्ट है जो वेस्ट बैंक को, सुनिए, जो वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में बांट देगा और इसे ईस्ट जेरूसलम से अलग कर देगा। ईस्ट जेरूसलम यानी मुसलमानों को मस्जिद अल अक्सा वाले इलाके से दूर कर देगा। ये मसला है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि E1 सेटलमेंट फ़लस्तीनी बस्तियों को अलग थलग कर देगा और 2 मुल्की हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन को हमेशा के लिए नामुमकिन बना देगा और कब्र के अंदर गाड़ देगा। ये पूरा मसला है।
दोस्तों, एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू एलानिया धमकी दे रहा है कि फ़लस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी, और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा यूरोपियन दोस्त, यूरोपियन पार्टनर जर्मनी अब पलटी मारने जा रहा है। खबर तो यही कह रही है कि खबर आ चुकी है पलटी की। जर्मनी की हुकूमत ने फ्रांस और सऊदी अरब के साथ मिलकर पेश किए गए दो मुल्की हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन वाले प्लान को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। किसने? जर्मनी ने। जर्मनी अब यूनाइटेड नेशंस में होने वाली वोटिंग में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के हक में खड़ा होगा, जिसमें साफ तौर पर फ़लस्तीनी मुल्क बनाने और फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ के उनकी ज़मीन पर वापसी के हक को तस्लीम किया गया है। यानी इसराइल जहां अपने बयानों से अरब और मुस्लिम दुनिया को चैलेंज दे रहा है, वहीं उसका करीबी दोस्त जर्मनी अब अमेरिका और इसराइल दोनों से अलग लाइन लेकर फ़लस्तीन के हक में खड़ा नजर आ रहा है। बात यूएई की, जिसने इसराइल को धमकी दे डाली है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वही दुबई अबू धाबी वाला, उसने नेतन्याहू से किसी भी अरब मुल्क पर दोबारा हमला करने को जॉइंट सिक्योरिटी सिस्टम पर हमला करने से जोड़ दिया है। यानी एक अरब मुल्क पर हमला अब सभी अरब ममालिक पर हमला माना जाएगा। तो क्या ये अरब ममालिक अब नाटो की तरह अपने कॉमन दुश्मन से एक साथ इंतकाम ले पाएंगे, या फिर सिर्फ धमकी ही देते रहेंगे? खबर के मुताबिक यूएई ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के कतर के खिलाफ दिए गए दुश्मनाना बयानात की सख्त मजम्मत की है। कड़ी निंदा। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान हैं अफरा अल हामिली। उन्होंने जुमेरात की शाम या रात को कहा कि अगर किसी गल्फ के मुल्क पर हमला हुआ तो उसे पूरे रीजन की जॉइंट सिक्योरिटी सिस्टम पर हमला माना जाएगा। पूरे रीजन की जॉइंट सिक्योरिटी, मुश्तरका सिक्योरिटी सिस्टम। ये बयान उस वक्त आया जब नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि कतर या तो हमास के रहनुमाओं को मुल्क से निकाल दे, कतर से निकाल दे, या फिर इसराइल उनका इंसाफ और हिसाब किताब खुद करेगा कतर में। यानी नेतन्याहू के इस बयान को कतर पर दोबारा हमला करने की धमकी माना जा रहा है, और इसी पर यूएई आग बबूला हो गया कि बस जो एक बार तुमने किया है उस पर तो हम कुछ सोच रहे हैं, अगर तुमने दोबारा कर दिया तो फिर हमें वाकई फिर बहुत जल्दी कुछ सोचना होगा। क्या सोचेंगे ये? जी कमाल हो गया। अमेरिका भी इसराइल के खिलाफ हो गया। कभी सुना था आपने ऐसा? और वो भी कहाँ? यूनाइटेड नेशंस में। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने कतर पर हुए हमलों की मजम्मत की। मजम्मत के लिए बैठकें बुलाई जाती। और हैरत यह है कि अमेरिका ने भी इस मजम्मत में इसराइल के खिलाफ दूसरे ममालिक के साथ दिया, बोले हम भी मजम्मत करते हैं, बैठ गए कुर्सी पे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कतर की राजधानी दोहा पर हुए इसराइली हमलों की मजम्मत की। कमाल यह है कि स्टेटमेंट में सीधे इसराइल का नाम नहीं लिया गया। शायद इसीलिए इस मजम्मत में अमेरिका ने भी हामी भर दी, जो आमतौर पर इसराइल को यूएन से बचाता रहा है, यूएन में बचाता रहा है हर जगह। मानो नाम लिया तो साथ आ गया अमेरिका, जैसे बच्चों का खेल चल रहा है कि और उसे पता नहीं है कि नाम नहीं लिया गया तो किसके खिलाफ बात हो रही, पता नहीं है क्या? अमेरिका को पता है ना इसराइल के खिलाफ। जब नाम लिया जाए तब भी मजम्मत कीजिए। अभी तो ऐसे कर दिया, देखो तुम्हारा नाम नहीं लिया तब हमने मजम्मत की। अरे यूएनएससी में बताया गया कि इसराइल ने हमले में हमास के सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश की थी। बताया ही जाता है जिस मुद्दे पर मीटिंग बुलाई जाती है। अमेरिका ने इसे एक तरफा हमला बताया, जो ना तो इसराइल और ना ही अमेरिका के इंटरेस्ट में है। ब्रिटेन और फ्रांस के ड्राफ्ट किए गए इस बयान में ये कहा गया कि कतर की खुद मुख्तारी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हिफाजत बेहद अहम है। दोहा पर यह हमला इसलिए भी हसास, इसलिए भी सेंसिटिव माना गया क्योंकि कतर गजा की जंग में सीज फायर के लिए निगोसिएशंस की मेज़बानी कर रहा है, बातचीत की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि गजा जंग खत्म करना और होस्टेजेस बने लोगों को रिहा कराना हमारी सबसे बड़ी तरजीह रहनी चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग तो हो गई कतर के मामले पर, लेकिन फाइनल पॉइंट क्या था वो भी तो पता। फाइनल पॉइंट यही था कि कतर पर हमला ना होता अगर होस्टेजेस रिहा हो जाते और गजा में जंग बंद हो जाती। तो क्या हमले की जरूरत थी? लिहाजा जुज यह है कि जंग बंद हो जाए और होस्टेजेस रिहा हो जाए। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने एक बयान देते हुए कहा है कि दोहा पर इसराइल का हमला सिर्फ उसके लीडरों पर नहीं बल्कि पूरी बातचीत के अमल यानी कि नेगोशिएशन प्रोसेस पर हमला था। हमास ने लेकिन अपनी शर्तों पर डटे रहने का भी ऐलान किया और कहा कि इसराइल का हमला हमारी शर्तों को कमज़ोर नहीं कर सकता, हमारी शर्तें वही हैं। अरब और इस्राएली मीडिया ने इस खबर को बहुत ही हाथों हाथ लिया और बेहद तवज्जो देकर छापा है। हमास के लीडर फौजी बरहूम ने
टीवी पर बयान देते हुए कहा कि जब ये हमला हुआ उस वक्त उनकी टीम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट सीज़फायर पेशकश पर मशवरा कर रही थी। बरहूम ने कहा कि ये जुर्म दरअसल पूरी नेगोशिएशन प्रोसेस का कत्ल है और हमारे कतरी और मिस्री भाइयों की सुलह की कोशिशों को टारगेट करने की साजिश है। ध्यान से सुनिएगा, हमास मिस्र और कतर को अपना भाई कह रहा है। ठीक है, खबर पढ़ लीजिएगा जाके, जो दी हुई है वहाँ लिखा हुआ है। जिसे शिकायत हो वो हमास से कर सकता है। हमास ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका भी इस जुर्म में बराबर का शरीक है, क्योंकि ये हमला अमन की राह को पटरी से उतारने के लिए किया गया। हमास ने दोहराया कि उसकी शर्तें वही रहेंगी, पूरा सीज़फायर होना चाहिए, इस्राएली फ़ौज की वापसी होनी चाहिए गज़ा से, कैदियों और होस्टेजेस की अदला बदली होनी चाहिए और गज़ा की राहत और दोबारा तामीर का काम शुरू होना चाहिए। इसराइल का ये हमला सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि कतर और मिस्र की मीडिएशन रोल पर भी सीधा वार माना जा रहा है। सऊदी अरब, यूएई और यूरोपीय यूनियन तक ने इस हमले की मजम्मत की है। हाँ, वो लोग जो ये कहते हैं कि कतर इस हमले में मिला हुआ है, कतर ने ये हमला करवाया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमास की लीडरशिप अब भी कतर में ही है। कोई कतर से बाहर नहीं जा रहा और वो हमेशा से वहीं रहते आए हैं। आपको जहां अच्छा लगता है कि सेफ है, वहां पर उन लोगों को बुलाइए ताकि फिर वो वहां पर सेफ रह सके, वहां तक पैगाम पहुंचाइए। क्योंकि आपके पास बहुत सी, कुछ लोगों की 5-10% की बात कर रहा हूँ, आपके पास बहुत सी इंटेलिजेंस है कि इसने हमला करवाया, उसने हमला करवाया, तो वहां तक आपकी बात भी पहुंचेगी। कहिए कि फलाना हमारा वाला हीरो मुल्क है, वहां जाइए, रहिए, वहां सेफ रहेंगे और फिर आप वहां से बात करिएगा तो जल्दी जंग रुक जाएगी, मिडिल ईस्ट में अमन अमान कायम हो जाएगा। भैया है ना, कतर में ही है वो और तुर्की जाते हैं। ये एजेंडा धारकों से कह रहा हूं मैं। बढ़ते हैं आगे। अशरक अल अवसत से बात करते हुए हमास के सोर्सेज ने बताया कि दोहा में हुई इस्राएली एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों का जनाजा जुमेरात को निकला, लेकिन हमास के कई बड़े लीडर्स उसमें नजर नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक वो लीडर्स उस मीटिंग में भी मौजूद नहीं थे जिसे इसराइल ने टारगेट किया था, और ना ही उन्होंने जनाजे में शिरकत की। मतलब वो सही सलामत वाले लीडर्स थे, वो क्यों नहीं आए, वजह क्या थी, इस पर कोई वजाहत नहीं की गई, ना रिपोर्ट में कुछ दर्ज है। हालांकि हमास की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में हमास के 2 सियासी रहनुमा उसामा हमदान और इज्जत अल रिश्क जनाजे में मौजूद नजर आए। जनाजे में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भी शामिल हुए। हमास का कहना है कि इस हमले में उसके 5 लोग शहीद हुए, जिनमें हमास के गजा चीफ और टॉप निगोशिएटर खलील अल हया का बेटा भी शामिल है। सोर्सेज के मुताबिक हमास के कई सीनियर सियासी रहनुमा इस हमले में जख्मी हुए थे। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, उन्हें सख्त सिक्योरिटी में दोहा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है, लेकिन उनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है। ये खबर कल भी हमने आपको दी थी, आखिर वाली, आज भी दे रहे हैं क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। यमन के हुथीज के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इसराइल का यमन पर हमला नाकामयाबी और जुर्म की निशानी है। अंसरुल्लाह मूवमेंट के रहनुमा सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी ने दावा किया है कि बुध के दिन इसराइल का यमन पर हुआ हमला किसी जीत की अलामत नहीं बल्कि दिवालियेपन और जुर्म की निशानी है। जुमेरात को अपनी हफ्तावार तकरीर में उन्होंने गजा पर जारी इसराइली जंग और उसके रीजनल इंटरनेशनल असरात पर बात करते हुए कहा कि यमन की हुकूमत और आवाम दोनों सच्ची पोजीशन पर कायम हैं और हम असली लड़ाई लड़ रहे हैं और इस जद्दोजहद की अहमियत, पाकी और दी जाने वाली कुर्बानियों की कीमत को पूरी तरह पहचानते और समझते हैं। दोस्तों, 2 रोज़ पहले यमन पर हुए एक बड़े इसराइली हमले में करीबन 35 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। खबर ईरान से। ईरान की एक अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है। ईरान की एक इनकलाबी अदालत ने 4 अफराद को मौत की सज़ा सुनाई। इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसराइली जासूसी एजेंसी मोसाद के लिए काम किया और मुल्क के अहम राज दुश्मन तक पहुँचाए। वेस्ट अज़रबैजान सूबे के चीफ जस्टिस नासिर अताबती ने बताया कि मुजरिमों ने मुल्क भर में सेंसिटिव सेंटर्स की तस्वीरें और वीडियोज़ लेकर इसराइल तक पहुँचाए। उन्होंने इसके लिए ख़ास फ़ोन और सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया। मोसाद एजेंट से सीक्रेट कॉल्स की, यहाँ तक कि तेहरान, उर्मिया, शाहरोद और इस्फहान जैसे शहरों में धमाके और आगजनी भी अंजाम दी। अदालत ने कहा कि ये लोग फौजी साइट्स और अहम ठिकानों की निशानदेही कर रहे थे
اور بدلے میں اسرائیلی فوج سے کرپٹو کرنسی میں پیسے لے رہے تھے۔ ایک خبر یہاں سے، لیبنان نے اسٹار لنک، ایلن مسک والے اسٹار لنک کے لیے پورے کنٹری میں انٹرنیٹ دینے کے لیے لائسنس اپروو کر دیا ہے لیبنان کی حکومت نے۔ شروعاتی دنوں میں $100 کا پلان ہوگا، لیکن یہ صرف کمپنیز کو دیا جائے گا۔ بعد میں رفتہ رفتہ اس کی کامیابی اور اس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے شاید ہر عام لیبنانی تک ایلن مسک کی اسٹار لنک کی سروسز پہنچ جائیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔